मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स का जो बुनियादी फर्क है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस उसके ऊपर आप लिख लें। एक तो ये है, जो मॉर्फोलॉजी है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द वर्ड्स, ग्रामर ऑफ द वर्ड, और जो सिंटैक्स है वो है ग्रामर ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस की स्टडी है, और मॉर्फोलॉजी वर्ड की स्टडी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वर्ड को स्टडी कर रहे होते हैं, वर्ड्स की साइंस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी वर्ड की साइंस किस तरह की, यानी कि अभी जो कल पेपर हुआ है लिंग्विस्टिक्स का पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का, उसमें बच्चों को मैं बता रहा था, शॉर्ट खुलासा देते हुए बता रहा था कि फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम और फिक्सिस का इस्तेमाल, इनफिक्सिस का इस्तेमाल, प्रीफिक्सिस का इस्तेमाल और सफिक्सिस के इस्तेमाल जो है। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पोर्शन हम ऐड कर रहे होते हैं वर्ड के साथ, और वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी कंप्लीट के साथ हम लगा देते हैं इनकम्प्लीट और वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह स्लीप के साथ LESS लगा दिया, यानी सफिक्स लगा के LESS लगा के स्लीप का मीनिंग अपोजिट हो गया, स्लीप लेस। और कंप्लीट के साथ आप प्रीफिक्स लगा दें तो कंप्लीट का मीनिंग चेंज होके बन जाएगा इनकम्प्लीट, मतलब नामुकम्मल। अपोजिट मीनिंग प्रीफिक्सिस लगा के और सफिक्सिस लगा के हम मीनिंग को कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मुकम्मल उसकी कैटेगरी और क्लास मीनिंग की चेंज हो जाती है। इन्हीं के इस्तेमाल करके ये सारी हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ वर्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द वर्ड। ये मॉर्फोलॉजी के टॉपिक में हम स्टडी कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिंटैक्स का बताता हूं कि जो सिंटैक्स होता है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस है, वो सेंटेंस की स्टडी है। सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस और ऑर्डर होता है, सीक्वेंस और ऑर्डर। अक्सर का मैं ग्रामर बताते हुए बच्चों को कहता हूं कि बहुत बड़ा ब्लंडर है अगर आप पास्ट के बाद प्रेजेंट ले आते हैं तो, यूनिवर्सल सेंटेंस के अलावा। यानी पास्ट को हमेशा पास्ट ही फॉलो करता है, पास्ट को हमेशा पास्ट ही फॉलो करता है, ये होता है सीक्वेंस। और सीक्वेंस में हम ख्याल करते हैं कि अगर हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर रहे हैं तो हमने प्रेजेंट की सीक्वेंस में रहना है। अगर हम कोई ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं, अगर हम कोई माजी का किस्सा डील कर रहे हैं। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कल पेपर की तैयारी से पहले, उसने कहा था ट्रेडिशनल जो ग्रामर होती है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर कहती है कि मैंने पैराग्राफिंग को देखा कि पैराग्राफिंग पास्ट में लिखे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि प्रेजेंट में लिखें, ज्यादा आपकी सीक्वेंस प्रेजेंट में होनी चाहिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी प्रेजेंट में होनी चाहिए, और ये तो पास्ट में लिखा हुआ है। मैं क्लास में अक्सर कहता होता हूं कि आप ऑन नेसेसिटी पास्ट में जा सकते हैं, यानी वंस अपॉन अ टाइम, जब ऐसी बात स्टार्ट होगी तो वंस अपॉन अ टाइम तो माजी में सब कुछ लिखेंगे ना। ट्रेडिशनल ग्रामर, सुबह बता रहा था मैं सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक का डिफरेंस बता रहा था। जो डायक्रोनी है वो हिस्टोरिकल लैंग्वेज स्टडी है, हिस्टोरिकली तौर पे हिस्ट्री जो है वो पास रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट है, हिस्ट्री की डेफिनेशन ही रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट है। तो ट्रेडिशनल पैराग्राफिंग को डील करते हुए जब आप ट्रेडिशनली लिख रहे होते हैं, मतलब माजी का किस्सा लिख रहे होते हैं, आप अपने सेंटेंस का आगाज करते हैं वन से, तो आप पास्ट में जा सकते हैं। बता मैं ये रहा था कि सिंटैक्स के अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, ऑर्डर को स्टडी करते हैं कि किस जमाने में आपने लिखना है, किस ऑर्डर में आपने लिखना है, और आपने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है जब आपने इनडायरेक्ट लिखना है। आमतौर पे जो हमारी सेल्फ राइटिंग होती है वो इनडायरेक्ट वे में लिखी जाती है, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखी जाती है। आपने बचपन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रामर की एक कैटेगरी आपने की है, तो वो यही तो कुछ है कि आपने इनडायरेक्ट लिखते हुए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और किस सीक्वेंस में रहना है। हम सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को उड़ा के दैट लगाते हैं, और उसके बाद हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, सेकंड को हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, और थर्ड को हम चेंज ही नहीं करते। और अगर इनवर्टेड स्पीच में लिखा हुआ फिक्रा यूनिवर्सल हो तो हम उसको चेंज नहीं करते। बहरहाल ये जो सीक्वेंस की स्टडी है, ये जो ऑर्डर की स्टडी है, ये जो ग्रामर ऑफ दी सेंटेंस है, ये सिंटैक्स के अंदर होती है। लेकिन ग्रामर ऑफ दी वर्ड, वर्ड के यूनिट के ऊपर
आप प्रीफिक्स लगा रहे हैं, सफिक्स लगा रहे हैं, गालियां देने के लिए अंग्रेज इनफिक्सिस का इस्तेमाल करता है, वो इनफॉर्मल इस्तेमाल है इनफिक्सिस का। इसलिए आमतौर पे हमारी किताबों के अंदर सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स ही लिखा होता है, यानी पहले लगने वाला प्रीफिक्स और आखिर पे ऐड होने वाला वर्ड के साथ जो हिस्सा होता है, यूनिट ऑफ द वर्ड लास्ट वाला, उसको हम सफिक्स कहते हैं। एक प्री है और एक सफिक्स है, एक साबका एक लाहका। ये जो साबके और लाहके की जो स्टडी है वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर कर रहे होते हैं, और मॉर्फोलॉजी के अंदर ऑब्जेक्टिव फर्दर पॉइंट जो पॉसिबल है वो ये होता है कि मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फीम होता है सबसे छोटा यूनिट, छोटा सा फिक्रे का हिस्सा, उसको मॉर्फीम कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको गूगल शेयर करता हूं, अब इसके बारे में एग्जांपल। मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, इसकी डेफिनेशन ये यहां से होगी, द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ स्पीच, ये इसकी डेफिनेशन है। मॉर्फीम क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, मॉर्फीम क्या होता है। और जो जिसके साथ ये देखिए, मॉर्फ का मतलब ही स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। फीम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, ये फीम का मतलब होता है। मॉर्फीम यानी जिसके साथ ई एम ई ऐड हो गया ना, उसका मतलब ही होगा द स्मॉलेस्ट। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर और आगे ई एम ई लगा हुआ है। इसी तरह इस मॉर्फोलॉजी के अंदर, फोनोलॉजी के अंदर होता है फोनीम। ये भी देखें, फोनीम का भी छोटा सा ऑब्जेक्टिव रेडी कर लें। फोनीम, फोनीम क्या होता है, और देखिए फोनीम और मॉर्फीम ये दोनों का उसने वर्सिस में डील किया है। फोनीम भी होता है, मैंने कहा ये इतना हिस्सा ई एम ई, मैंने लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करते हुए इसको मैंने बताया था इसके बारे में भी, लेकिन क्योंकि लिंग्विस्टिक्स का स्टार्ट भी फर्डिनेंड डी साश्योर की डेफिनेशन से हो रहा है। फर्डिनेंड डी साश्योर के जो, क्योंकि ये फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, इसलिए इसको हम पकड़ेंगे। इसके ऊपर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये साबका पेपर्स में आया हुआ है। फर्डिनेंड डी साश्योर इज, नीचे डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं कि किस मुल्क का राइटर है। नीचे स्विस राइटर, स्विस की एक ऑप्शन होगी, स्विट्जरलैंड का राइटर है। कुछ लोग इसको फ्रेंच राइटर कह देते हैं, फ्रांस में तो जस्ट पढ़ने के लिए गया था। और लिंग्विस्टिक्स का आगाज और लिंग्विस्टिक्स की जड़ें फ्रांस की। बहरहाल ये इनिशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो इसका वर्क है, जैसे उस दिन मैंने जहां पे लेक्चर छोड़ा था, मैंने लैंग और पैरल की बात की थी। लैंग और पैरल की जो फर्स्ट इनिशियल थीरीज हैं वो भी इसी की हैं, और फिर जो ये स्ट्रक्चरलिज्म पे काम हुआ, इसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो मीनिंग की थीरी है वो भी इसकी है। लैंग पैरल, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये थीरीज इसकी हैं। अभी हम इसके ऊपर इसकी थीरीज के हवाले से डिस्कस करते हैं। विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मीनिंग की स्टडी है ना, अच्छा ये देखें जरा, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे जो हैं ये फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। इनमें फर्डिनेंड डी साश्योर का जो फर्स्ट वर्क है वो मीनिंग के ऊपर है। हमारे पास तीन जो लिंग्विस्टिक्स में ब्रांचेस ऐसी हैं जो मीनिंग को स्टडी करती हैं। एक सिमेंटिक, दूसरा सेमियोटिक्स और तीसरा प्रैग्मेटिक्स। ये तीनों जो ब्रांचेस हैं ये मीनिंग को स्टडी करती हैं। ये इसकी बुक का नाम है कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, ये एल्मा मैटर भी जेन में रखिएगा। एल्मा मैटर ये जिस इदारे से किसी ने तालीम हासिल की होती है, जैसे अगर आप लोग शेखुपुरा कॉलेज से पढ़े हैं या खवातीन कॉलेज से पढ़े हैं तो वो आपका एल्मा मैटर है, प्लेस फॉर गेटिंग एजुकेशन, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ये भी एक टर्म इस्तेमाल होती है एल्मा मैटर। तो ये वो कैब के अंदर पूछ लेता होता है, नीचे वो इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज कुछ तरह का वर्ड देता है, चार ऑप्शन में से, जिसको हमने मार्क करना होता है। तो ये देखें, फर्डिनेंड डी साश्योर 19वीं सदी का राइटर है।
20वीं सदी के आगाज में 1913 में मर गया ये कैंसर की वजह से, और इसने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी। और देखें लिंग्विस्टिक्स टर्म और साथ ही सेमियोटिक्स, ये जो सेमियोटिक्स है मैंने पहले बताया कि हमारे पास 3 लिटरेचर की टर्म्स हैं, ये तीनों का नाम, ये एक सेमियोटिक्स है और सिमेंटिक का आपको पता है, सेमियोटिक, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स, ये आप नोट कर लें। ये तीनों ब्रांचेस हैं जो मीनिंग को स्टडी करती हैं। कैसे कैसे मीनिंग को स्टडी करती हैं वो जरा थोड़ा सा फर्क देख लें। सेमियोटिक्स क्या है? सेमियोटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साइन प्रोसेस। ये साइन प्रोसेस है। आप जाते हैं ना जब ट्रेवल करते हैं सड़कों पे, तो साइन बोर्ड लगे होते हैं जो जहां से आपको एक मैसेज मिल जाता है, कम्युनिकेशन हो जाती है। लैंग्वेज क्या करती है? कम्युनिकेट करती है आपसे, आपको इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है। सेमियोटिक, सेमियोटिक क्या है? ये स्टडी ऑफ साइन है। ये हमारे मुआशरे में क्यों चाहिए? सेमियोटिक इसलिए चाहिए कि ये आपको जल्दी मैसेज देती है। क्लास के अंदर विजुअल एड क्यों चाहिए? आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप मुख्तलिफ कार्ड लेके जाते हैं, चार्ट लेके जाते हैं, ड्राइंग लेके जाते हैं, किस लिए? विजुअल एड के लिए। विजुअल एड से जल्दी लर्निंग होती है। यानी एक दफा एक फ्लेक्स थी, बहुत बड़ा उसमें मैटर लिखा हुआ था, तो एक बंदे ने कहा इतना मैटर कौन पढ़ता है, ऐसा लिखो कि एक झलक में नजर आ जाए। सेमियोटिक इसलिए चाहिए कि इसमें एक झलक में एक मैसेज मिल जाता है। ये पिक्चर्स की शक्ल में आपको ग्राफिकल मैसेज देती है, कम्युनिकेट करती है। कुछ लोगों का पुराने दौर में ख्याल ये था कि लैंग्वेज सिर्फ रिटर्न होती है, जबकि वो गलत था। लैंग्वेज रिटर्न भी है, विजुअल भी है, वर्बल भी है। आपने लैंग्वेज की फीचर्स पढ़ी थी, जरा थोड़ा सा रिकॉल करें। लैंग्वेज की फीचर्स में मेरे पास ये इधर एक बुक पड़ी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। ये कारवान की बुक है, इसकी जो इसकी प्रिपरेशन आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें भी बताता हूँ आपको, जस्ट याद करवा देता हूँ। मैंने आपको कहा था वैसे जरा प्री स्टडी करिएगा ताकि चीजें रिसेप्टिव हो जाएं और चीजों को जस्ट क्विकली रेफरेंस देते हुए आगे चले जाएं हम। लेकिन फिर भी लैंग्वेज की जब हम फीचर्स पढ़ते हैं तो उसमें फीचर्स आती हैं, उसकी वर्बल है, कम्युनिकेटिव है, आर्बिट्रेरीनेस है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, डुअलिटी है, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहरहाल मैं इसको छोड़ता हूँ, टाइम वेस्ट होगा इस पे। तो लैंग्वेज की जो फीचर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही चीज होती है। वहां पे एक दौर में मेरी एक लड़का था, हमारी यूनिवर्सिटी का बड़ा शार्प लड़का था, मेरे साथ एमी फजूल बहस की उसने। मैंने एक दफा एक पोस्ट लगाई कि लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस। उसने कहा कि इट्स नॉट अ स्टडी ऑफ साइंस, आगे पता नहीं कौन सी स्टडी बना दी उसने लैंग्वेज को। मैंने कहा कि आपने पढ़ी साशियोर को नहीं पढ़ा, उसने साइन का वर्ड इस्तेमाल किया है। लैंग्वेज इज अ स्टडी ऑफ साइंस। अच्छा, एक बात तो यह है कि लैंग्वेज की एक डेफिनेशन नहीं है। बड़े बड़े राइटर के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें आपने फेमस डेफिनेशन जो फ्रेज की शक्ल में पेपर पे आती है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस। अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो सेमियोटिक्स के अकॉर्डिंगली है। इधर मेरे पास एनकेएम की एक बुक है जिसमें लैंग्वेज की, ये जो आपको अगर नजर आ रही है, तो लैंग्वेज की 9 डेफिनेशन लिखी हुई है। बहरहाल हम इसमें जस्ट जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम ले लेंगे। कुछ ने कहा कि लैंग्वेज साउंड सिस्टम का नाम है, कुछ ने कहा साइन सिस्टम का नाम है, कुछ ने कहा रिटर्न फॉर्मेट का नाम है। तो बहरहाल ये सारी बातें ऐड होके लैंग्वेज की एक से ज्यादा डेफिनेशन बना देती। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में जो बड़ी फेमस है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस, और ये साइन वाली जो स्टडी होती है ना, मीनिंग और साइन, साइन एंड मीनिंग एंड सेंस, हम 3 चीजों पे जंप ओवर करेंगे। देखिए, जब स्ट्रक्चरलिज्म आया था तो मीनिंग और वर्ड एंड मीनिंग, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, बस ये 2 थे। उसके बाद फिर सेंस पे गए, यानी सिग्निफायर वर्ड शेप, वर्ड फॉर्मेशन को सिग्निफायर कहते हैं, और उसका जो मीनिंग और उसका जो कंसेप्ट होता है उसको सिग्निफाइड कहते हैं। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड।
अब उसके बाद भी हमारे पास आगे लिटरेचर तो आगे खुला है ना, जिसमें वन मीनिंग, टू मीनिंग, थर्ड मीनिंग, फोर्थ मीनिंग, ऑल द पॉसिबल मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, सेंस पे हम चले गए। उसके बाद लिटरेचर की सारी जो तरक्की है वो सेंस पे हुई है। हमने मैक्सिमम मीनिंग की तरफ सेंस के थ्रू आए। अच्छा, ये तो हो गया स्टडी ऑफ साइंस, एंड बाय साइंस वी आर गेटिंग द मीनिंग, एंड व्हेन साइंस कम्युनिकेट अस दिस बिकम्स अ लैंग्वेज। जब साइंस हमसे कम्युनिकेट करती है तो ये एक लैंग्वेज बन जाती है। तो फर्डिनेंड डी साश्योर का वर्क इन सारे फील्ड में, फिर जैसे कि कुछ हम बाकी जो नाम हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में वर्क किया, बहरहाल वो तो हमारा टॉपिक नहीं है कि हम स्ट्रक्चरलिज्म के पार्टिसिपेंट पे बात करें। सेमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस। सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक स्टडी, ये भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग है, और मीनिंग दो किस्म का, एक लिटरल एक लैटरल। एक लिटरल एक लैटरल। एक वो मीनिंग जो दिया जाता है, ये मैं सिमेंटिक्स का भी छोटा सा विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं आपसे। ये देखिए, in linguistics a semantic field is a lexical set of words grouped semantically by meaning that refers to specific subject. The term is also used in anthropology, computational semiotics and technical exegesis. अब देखें, सेमेंटिक्स जो है बेसिकली तौर पे ये भी स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मीनिंग है, सेमियोटिक भी स्टडी ऑफ मीनिंग है, लेकिन वो है बाय साइन, ये है बाय लेटर्स। सेमेंटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग बाय साइंस, एंड दिस इज अ स्टडी ऑफ मीनिंग बाय लेटर्स। और ये सेमेंटिक्स जो है वो डिस्कस करती है कि लेटर्स के वर्ड लेटर्स, वर्ड फॉर्मेशन, इसके दो बेसिक होती हैं, दो चीजें होती हैं इसमें, यानी वर्ड एंड मीनिंग। अब ये सिमेंटिक्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं ना कि सबसे पहले मीनिंग में लिंग्विस्टिक्स की कौन सी ब्रांच दरियाफ्त हुई, सबसे पहले सिमेंटिक। जो अब लोकल पैटर्न इस्तेमाल करते हैं ना मीनिंग को पाने वाला, शुरू से जो हम करते आ रहे हैं बचपन से और आज तक, और बैकवर्ड कंट्रीज में जो काम किया जा रहा था वो था सिमेंटिक के ऊपर। उसके बाद आई है प्रैग्मेटिक्स आई है, प्रैग्मेटिक्स के बाद तीसरे नंबर पे सेमियोटिक्स आई है। जो प्रैग्मेटिक्स है वो भी मीनिंग पकड़ती है, बाय कॉन्टेक्स्ट पकड़ती है, सोशल मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मीनिंग, वो है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का वर्ड जो है ना, अगर आप इसकी एटमोलॉजी देखें तो प्रैग्मेटिक्स का वर्ड आया है प्रेगनेंसी से। प्रेग्नेंट का मतलब है फुल विद। ये जो प्रैग्मेटिक्स है ये है फुल विद मीनिंग स्टडी, एंड वी ड्राइव द मीनिंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट से उतारोगे तो मीनिंग वो प्रैग्मेटिक्स ही नहीं रहेगी। अभी मैं उसका भी आपको विकिपीडिया इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अब जो सिमेंटिक्स है, मैं बता रहा था सबसे पहले ये है, बचपन से हम याद करते आए ना, सिनोनिम याद करते आए हैं, एंटीनिम्स याद करते आए हैं, और इसके बाद फिर जब आप लिंग्विस्टिक्स आपने पढ़ी तो आपने बाकी सिमेंटिकल फीचर्स भी आपने पढ़ी, होमोसिमी, पॉलीसिमी, जो इसी तरह कोलोकेशन, आपने सिमेंटिकल सारी फीचर्स आपने स्टडी की। ये देखें सिनोनिम्स के हवाले से, और फिर बाकी भी जितनी भी लेक्सिकल कैटेगरीज हैं,
ये जो वर्ड होता है ना, वर्ड को लेक्सीम भी कहते हैं, लेक्सीम। साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्ड को लेक्सीम कहते हैं। वर्ड की जो कैटेगरीज हैं वो क्या है? सिनोनिम, एंटोनिम, पॉलीसेमी, प्रोटोटाइप और होमोफोन्स, फिर कॉलोकेशन, फिर सेटे। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट, आगे मैं फर्दर इसकी वजाहत करूंगा, सिर्फ अगर बाकी ना याद रहे तो इतना याद रख लें कि लेक्सिकल कैटेगरीज आर एक्चुअली द वर्ड कैटेगरीज इन विच वी स्टडी अबाउट एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम और सिनोनिम्स के वाले से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये हैं लेक्सिकल कैटेगरीज। अच्छा, इसके अलावा जो हम सिंबोलिज्म, मेटाफर, ये जो स्टडी करते हैं ये भी सिमेंटिक्स में आ जाती है। शुरू से लेकर हम जब लिटरेचर को पढ़ते हैं, सिंबल को डिस्कस करते हैं, इमेज को डिस्कस करते हैं और मेटाफर को डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाफोरिकल लैंग्वेज। मेटाफोरिकल लैंग्वेज पता कौन सी होती है? जिसमें लिटरेचर की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज कहते हैं। ये चीज भी आप लिख लें। अच्छा, ये देखें, ये है लेक्सिकल कैटेगरीज। हाइपोनिम, मेटोनिम, पॉलीसेमी, सिमेंटिक क्लास, थिसारस। थिसारस को भी ध्यान में रख लें। थिसारस बच्चे एमए इंग्लिश कर जाते हैं लेकिन इन वर्ड से समटाइम उनको वाकफियत नहीं होती। इतना सिंपल वर्ड है थिसारस, एक डिक्शनरी का नाम है। डिक्शनरी का क्या करते हैं आप? थिसारस ऐसी डिक्शनरी होती है जिसके अंदर सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम्स पाए जाते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स पाए जाते हैं, सिनोनिम खास तौर पे होते हैं। मेरे पास इधर कहीं पड़ा हुआ है थिसारस, उसमें एक वर्ड आप निकालेंगे ना, यानी नफरत का वर्ड है हेट, तो वो 17 वर्ड और दे देगा उसके, कि हेट का मतलब डिस्गस्ट भी है, एबहोर भी है, इरिटेशन भी है, मतलब उसके 17 वर्ड दे देगा। इससे भी ज्यादा, इससे कम भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम, और जितने भी वर्ड पड़े होते हैं सिनोनिम, वो सारे निकाल कर दे देता है। और फिर वो एंटोनिम्स भी बाज़ औक़ात थिसारस में देता है, ताकि एक बच्चा एक वर्ड को पाए तो उसके सारे सेम मीनिंग वर्ड भी पा ले और उसके अपोजिट मीनिंग वर्ड भी पा ले और उसके पास मैक्सिमम वोकैब आ जाए। थिसारस बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप डिक्शनरी के इस्तेमाल आगे चलते हैं तो फिर आप थिसारस को जब स्टडी करते हैं तो फिर आपके पास एक बड़ा खजाना वोकैब का जमा हो जाता है। इसलिए अगर आप लोगों के पास थिसारस मिल जाए ऑक्सफोर्ड का तो बेस्ट है। मेरे पास इधर पड़ा हुआ है, मैं आपको शो ऑफ करूंगा, लेकिन इस वक्त बुक्स के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है। चले, ये तो हो गया सेमेंटिक्स। मैंने पहले प्री बता दिया है कि जो प्रैग्मेटिक्स है उसका मैंने एटमोलॉजिकल मीनिंग भी बता दिया। एटमोलॉजी होता है एक वर्ड की जड़। द रीजन ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड एटमोलॉजी। छोटी छोटी डेफिनेशन ये भी आपको आनी चाहिए। मैं बता रहा था कि प्रैग्मेटिक्स का रीजन क्या है। आपको आवाज आ रही है? कहीं सोए हुए हैं, मैं बोले जाऊं और क्लास? आर यू देयर? जी सर। वो इकरा, तू सुधी ते नहीं? नहीं। अच्छा, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स भी जस्ट मैंने आपको जरा शॉर्ट करने के लिए ये लिख रहा हूं। बता मैंने आपको दिया है ये कॉन्टेक्सचुअल स्टडी, मुआशरे के अंदर मीनिंग जो है। प्रैग्मेटिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड सेमियोटिक्स। मैं अभी बता रहा था, अभी प्रीवियसली मैंने आपसे शेयर किया था कि जो आयरनी और स्टायर और ह्यूमर, ये सारी क्रिटिसिज्म की टर्म्स है। सबका एक ही काम है, आयरनी का, स्टाइल का, ह्यूमर का, क्या करती हैं? तंज करती हैं मुआशरे के फॉल्ट के ऊपर। और ये जो तीनों फील्ड है, प्रैग्मेटिक्स और सेमेंटिक्स और सेमियोटिक्स, ये तीनों काम एक ही करती हैं। यानी मीनिंग कैसे आपको निकाल के मीनिंग देती हैं,
ये मीनिंग की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग है। एक मीनिंग लिटरल लेटरल है जो सबसे पहले है, जिसके बारे में सेमेंटिक्स के हवाले से एंटीनम और सिनोनिम और पॉलीसेमी और प्रोटोटाइप और कोलोकेशन हम वर्ड क्लास की स्टडी कर रहे होते। यहाँ पे ये देखिए, pragmatics is a subfield of linguistics and semiotics that studies the ways in which context, ये वर्ड सर्कल कर लें, context, context के साथ मीनिंग जब आप पाएंगे ना तो ये pragmatics। context contributes to meaning, इतना सा चाहे फ्रेज आप अंडरलाइन कर लें, context contributes to meaning। pragmatics encompasses speech act theory, conversational implication, talk in interaction, and other approaches to language behavior in philosophy, sociology, linguistics, anthropology। यानी कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन कहते हैं जब आप अंदाजा लगा रहे होते हैं, ये किस्म का असेसमेंट और गेस ही होता है। बहरहाल इसकी फर्दर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर टाइम जो है वो निकल जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हैं 3 मीनिंग्स की लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो ब्रांचेस पड़ी हुई हैं जिसमें हम मीनिंग स्टडी करते हैं। फर्क आपने नोट करना है, उसको मेमोराइज करना है। अब फर्डिनेंड साश्योर की जो दूसरी टर्म है तो लैंग और पैरल, उसको भी देखें, लैंग एंड पैरल। ये देखें, सेमियोटिक्स को सेमियोलॉजी भी कहते हैं, द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ साइंस विद इन द हार्ट ऑफ सोशल लाइफ। बहरहाल हमने सिर्फ लैंग और पैरल को पे जाना है। लैंग और पैरल, लैंग इज कम्युनिटी नॉलेज। मैंने उस दिन एक सिंपल सी बात बताई थी कि जो लैंग है ना, वो मुआशरे के अंदर जो लैंग्वेज का नॉलेज है उसको लैंग कहते हैं, और जो एक बंदा बोलता है नॉलेज, इंडिविजुअल नॉलेज मुआशरे के अंदर पाया। ये देखें, करिकुलम और सिलेबस का फर्क भी देखें। करिकुलम होता है ओवरऑल एजुकेशन फाउंड इन अ कंट्री, इन अ स्टेट, ओवरऑल वो होता है करिकुलम। हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी एजुकेशन है वो सारी करिकुलम है, यानी जो हम फिर डिवाइड करके देते हैं, इतना दे दें इस स्टेप को, इस लेवल को, इंटर तक इतना है, ग्रेजुएशन तक इतना है, मास्टर्स तक इतना है, एमफिल तक इतना है, पीएचडी तक इतना है, यानी हम डिवीजन करके बांट देते हैं। जब हम डिवीजन करके एक क्लास को सौंपते हैं तो वो सिलेबस बन जाता है, और जो पूरा खजाना हमारे पास पड़ा हुआ है वो करिकुलम है। इसी तरह जो लैंग है, लैंग ये है कम्युनिटी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, पूरी कम्युनिटी मुआशरे के अंदर पाया जाने वाला नॉलेज। या ऐसे समझ लें, कंप्लीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड लैंग। अब जितना किसी का ज़रफ होता है उतना बंदा बंदा वहां से लेके इस्तेमाल करता है। हमारी भी मिसाल के तौर पर लैंग्वेज के ऊपर उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, जितना जितना हमारे पास इंडिविजुअल नॉलेज है वो पैरल है, वो है पैरल। इंडिविजुअल नॉलेज ये पैरल है। अब उसने कहा, थर्ड पॉइंट पे उसने कहा, लैंग्वेज शुड बी टारगेट, लैंग्वेज शुड बी द टारगेट नॉट पैरल। हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए, एक बंदे को कॉपी नहीं करना चाहिए। पैरल एक बंदे, एक जात की कम्युनिकेशन होती है, एक जात की। पैरल जो है इंडिविजुअल नॉलेज है, एक बंदे का नॉलेज। लैंग्वेज को, लैंग को, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज को टारगेट करना चाहिए। अब लैंग कंसिस्ट ऑफ रूल्स, लैंग के अंदर रूल्स होते हैं। इसी से डेवलप हुई थी कॉम्पिटेंस, इसी से कॉम्पिटेंस डेवलप हुई। कॉम्पिटेंस क्या है? ये भी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर इसमें रूल और प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं हम। मैंने उस दिन बताया था कि
जो बुनियाद है ना फर्डिनेंड डी साशर की लैंग और पैरल के अंदर है, इसके ऊपर आगे जाके मॉडर्न दो टर्म्स दरियाफ्त हुई जिसमें कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है। कॉम्पिटेंस इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज विच यू गेट, क्या उसमें क्या आप पाते हैं, वो आप पाते हैं रूल एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल, ग्रामर, ग्रामर का नॉलेज, हाउ टू गेट द मीनिंग। ये नहीं कि कॉम्पिटेंस वो है जितना नॉलेज आपके माइंड में स्टोर है वो कॉम्पिटेंस है। हम कहते हैं ना फलां बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, इससे मुराद ये है कि फलां बंदे की माइंड में बड़ा नॉलेज भरा हुआ है, और फलां बंदे का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, इट मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस, ये दोनों टर्म्स की बुनियाद में लैंग और पैरल पड़ा हुआ है। देखिए, चाइल्ड लर्न्स द रूल्स नॉट द स्ट्रक्चर। एक बच्चा रूल सीखता है। अब रूल क्या है? टेंस भी रूल है, स्पेसिफाइज भी रूल्स, रेगुलर रूल्स ही हैं लैंग्वेज के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी लैंग्वेज के रूल्स ही हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, ये सारी ग्रामर्स जो हैं ये रूल्स ही हैं। ग्रामर का इल्म रखना भी कॉम्पिटेंस ही कहलाता है, कॉम्पिटेंस। फिर उसका यूज, उसका जो इस्तेमाल है उसको परफॉर्मेंस कहते हैं, और जब इंडिविजुअल उसके इस्तेमाल करता है उसको हम पैरल कहते हैं, और आज की मॉडर्न टर्म है उसको हम परफॉर्मेंस। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, साइक्रोनी एंड डाइक्रोनी। देखिए, सिंपली सी बात है कि साइक्रोनी और डाइक्रोनी, जो साइक्रोनी है ये आज के दौर की लिंग्विस्टिक्स है हमारे पास। इस वर्ड को साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ये है aims at describing a language at a specific point of time। ये वर्ड आप पकड़ लें, प्रेजेंट स्टडी, दी प्रेजेंट। आज के दौर की जो लैंग्वेज की स्टडी है आज के दौर में, प्रेजेंट मॉडर्न स्टडी, ये साइक्रोनी में आती है, साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम मॉडर्न कॉम्पिटेंस को भी स्टडी कर, मॉडर्न लैंग को स्टडी कर रहे हैं, रूल को स्टडी कर रहे हैं, मॉडर्न स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मॉडर्न स्टडी ऑफ लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड साइक्रोनिक। इसको ऐसे भी लिख सकता है, इन टाइम स्टडी, इन टाइम स्टडी। एक होती है थ्रू टाइम, जो थ्रू टाइम स्टडी होती है वो होती है माजी की। जो डायक्रॉनिक है ना वो थ्रू टाइम स्टडी है, वो माजी की स्टडी है, वो प्रेजेंट की नहीं है, वो पास्ट की है। बस इतना सा फर्क, इसको नोट कर लें और इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट आ जाए, हाँ, ये जो वर्ड है आर्बिट्रेरीनेस, इस वर्ड का मीनिंग आप लिख लें। ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच, लिंग्विस्टिक्स की एक फीचर है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं अपोजिट मीनिंग एंड अपोजिट, बेसिकली इसका मीनिंग ही अपोजिट होता है। आर्बिट्रेरीनेस इन लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में जब हमारे पास एक वर्ड होता है, ये देखिए एग्जांपल मैं आपको पहले दिखा दूं। Arbitrariness is defined as something that is determined by judgment or whim and not for any specific reason or rule. An example of an arbitrary decision would be a decision to go to the beach just because you feel like it। और ये कंसेप्ट को इस तरह अच्छा नहीं डिस्क्लोज कर रहा। ये होती है फॉर्म एंड मीनिंग, both are opposite। form and meaning is the absence of any natural or necessary connection। मतलब कि एक वर्ड की जो शक्ल है ना और जो उसका मीनिंग है उसमें कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। आर्बिट्रेरीनेस बताती है कि वर्ड की शक्ल और उसके मीनिंग में, चाहे उर्दू में नोट कर लें, वर्ड की शक्ल और उसके मीनिंग में कोई
नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स मीनिंग एंड इट्स साउंड और शेप। ये यहां पे लिखा हुआ है, इट्स द एब्सेंस ऑफ एनी नेचुरल और नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड्स मीनिंग एंड इट्स साउंड और फॉर्म। अच्छा, वर्ड और वर्ड का मीनिंग हम कहां से सीखते हैं? हम अल्लाह की तरफ से लेके आते हैं। बताएं ना, वर्ड का मीनिंग हम कहां से सीखते हैं? वर्ड का मीनिंग हम सीखते हैं, कुछ वर्ड आके माँ से लेते हैं, कुछ घर से लेते हैं, फिर कुछ बाहर से लेते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि वर्ड का मीनिंग हम मुआशरे से लेते हैं। कुदरत ने वर्ड का मीनिंग नेचुरल तरीके से नहीं उतारा, लर्निंग करते हैं हम। कहां से? मुआशरे के अंदर। सारी लैंग्वेज, मिसाल के तौर पर अगर फितरत पे कोई लैंग्वेज होती तो फितरत पे तो दुनिया पे एक ही लैंग्वेज होती ना। लैंग्वेज आई है सोसाइटी टू सोसाइटी, पीपल टू पीपल। चाइना वालों की अपनी लैंग्वेज है, अरेबियन लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेजेस हैं। तो जहां कोई पैदा हुआ उस सियाको सबात में घर से, बाहर से, मुआशरे से लैंग्वेज सीखी उसने। सो लैंग्वेज की जो साउंड और वर्ड, जो अल्फाज हम बोलते हैं, उनकी जो बोलने का जो पैटर्न, जो उनकी फोनेटिक है और जो उनकी रिटर्न है, अकॉस्टिक लिंग्विस्टिक्स में हम रिटर्न पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। रिटर्न और बोली जाने वाली वर्बल, इनका अल्फाज के मीनिंग से कोई राबता नहीं होता है नेचुरल। वो हम बनाते हैं कि चेयर फॉर कुर्सी है, बैग फॉर बस्ता है, वो हम बना रहे होते हैं। बच्चों को आप स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे वहां पे रटे मरवा रहे होते हैं। हम क्या दे रहे होते हैं? उनको एसोसिएशन दे रहे होते हैं, अल्फाज और उसके मीनिंग की एसोसिएशन देते हैं। ये नेचुरल नहीं है, इसी को आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड मीनिंग एंड इट्स फॉर्म और साउंड। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है गूगल, ये है आर्बिट्रेरीनेस। अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये भी फीचर ऑफ लैंग्वेज है, इनको आप ऊपर हेडिंग फीचर ऑफ लैंग्वेज का दे दें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन लिंग्विस्टिक्स। एक ही वर्ड में बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ लिख लें प्लेस और टाइम, प्लेस एंड टाइम, प्लेस एंड टाइम, ये लिख लें ब्रैकेट में, तो आपको समझ आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये फर्क है, इंसानों की लैंग्वेज का और जानवरों की लैंग्वेज का फर्क है। हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम। अगर हम प्लेस और टाइम को एक और वर्ड दे दें तो टेंस, कल की बात हम पास्ट के टेंसिस में करेंगे, आज की बात हम प्रेजेंट के टेंसिस में करेंगे, और आने वाले दौर की बात हम फ्यूचर के टेंसिस में करेंगे। टाइम, टाइम एंड प्लेस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एक बिल्ली थी, आपकी लिंग्विस्टिक्स की बुक में लिखा हुआ है ये एग्जांपल बिल्ली वाला, अपने पास से नहीं सुना रहा। एक बिल्ली थी, एक रात वो बाहर गुजारी उसने किसी हमसाये के घर में। अगले दिन वापस आई तो मालिक ने पूछा, बिल्ली को पूछा, तुमने रात कहां गुजारी? वेयर डिड यू स्पेंड योर नाइट? तो बिल्ली ने आगे से टेंस में बना के जवाब दिया था, नो। बिल्ली ने तो जवाब दिया म्यू म्यू म्यू, इसी तरह जवाब दिया, बिल्कुल आप लोगों की तरह। नाम नहीं लेता मैं क्योंकि मुझे फिर बाद में इसको अपलोड करना होता। तो जानवरों की लैंग्वेजेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जानवर और परिंदे, इनको अल्लाह ने नेचुरल लैंग्वेज दी होती है, नेचुरल साउंड दी होती है, लेकिन हमारा नेचुरल साउंड कनेक्शन कोई नहीं। हमारे पास नेचुरल जो है वो सिर्फ आवाजें हैं। कौन सी? यूनिवर्सल आवाजें, यानी कि कोई चोट लगी तो हाय कह दिया, यूनिवर्सल साउंड है। ओए, हाय, हुर्रा, आहा, ये जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास बस यही हैं जो नेचुरल है, नेचुरल बेस्ट स्टोर्ड है। बाकी ये टेंस, ये ग्रामर, ये उर्दू, ये इंग्लिश, ये पंजाबी, ये बाकी अरेबिक, ये चाइनीज, ये सब हम सीखते हैं फ्रॉम सोसाइटी, from our environment, from our surrounding।
बहरहाल डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी लैंग्वेज की फीचर है जो टाइम और स्पेस प्लेस के अकॉर्डिंगली बात कर रही होती है। तो आगे आते हैं। डुअलिटी भी एक लैंग्वेज की फीचर है। डुअलिटी कहते हैं एक एक वर्ड के दो दो मीनिंग होते हैं, डुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब देखिए जैसे हम पेयर ऑफ वर्ड याद करते हैं, आती तो ये जो स्टडी है ये सिमेंटिक के अंदर आती है। डुअल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, सेंस, सियाको सबाक के हवाले से मीनिंग, जिसको कॉन्टेक्स्ट में अभी मैंने आपको प्रैग्मेटिक्स में बताया। तो इस तरह डुअलिटी जो है वो मीनिंग के हवाले से है, उसको भी हम और क्या आगे चलते हैं। ये लैंग्वेज की जो माखज हैं, लैंग्वेज के जो सोर्सेस हैं जहां से लैंग्वेज दरियाफत हुई, उसमें 6 वर्ड, उनके साथ एक एक वर्ड और साथ साथ आप लिख लें जो बाओ थ्योरी है। लैंग्वेज कहां से हमने सीखी? ये जो बाओ थ्योरी है ये है हमने कुछ वर्ड को कॉपी किया। We learn language by copying from other things। बस इतना सा। जो पोपो थ्योरी है वो क्या है? ये वो थ्योरी है पोपो थ्योरी, POOH और POOH। मैं यहाँ पे विजुअलाइज करवा देता हूँ आपको। ये देखिए पोपो थ्योरी, ये वो थ्योरी है। आप पोपो के आगे लिख ले पेन, पेन का वर्ड लिख लें। जब हमें दर्द होता है ना, ऊ आओ फाओ, मतलब ये जो इस तरह की हम आवाजें निकाल रहे होते हैं, ये पेन वाली जो थ्योरी है ना, जो नेचुरल हमारे मुंह से जब पेन हमें होती है तो निकलती हैं। जब आप लोगों को इंजेक्शन लगे, चोट लगे, पाँव स्लिप हो जाए, तो वो जो ये पोपो थ्योरी है, वहां से भी हमने आवाजों को लिया। हमने परिंदों से भी आवाजों को लिया। हमने पेनफुल एक्टिविटी से बेसाख्ता निकलने वाली आवाजों, जिसको पोपो थ्योरी के अंदर डिस्कस किया गया, इसको भी लिया हमने। हमने कुछ बाकी चीजों की आवाजों को भी लिया जिसको बाओ थ्योरी कहते हैं। ये है बाओ थ्योरी। देखें, is any of the theories by various scholars including Jean-Jacques Rousseau and John Gottfried Herder on the origins of a human language के language आई कहां से? बाओ theory suggests that first a human language developed as onomatopoeia, imitation of natural sounds। ये है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनोमेटोपिया मीन टू से, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स। इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड को ही बाओ थ्योरी कहते हैं। ये भी नाम लिख लें आप, मैंने टेस्ट में ये चीजें ऐड कर देनी है। अब इसके बाद ये बाओ थ्योरी और पोपो थ्योरी, इसके बाद है डिंग डोंग थ्योरी। ये डिंग डोंग वो थ्योरी है जिसमें ऐसी आवाजें जहां पे एक हार्मनी होती है। द आइडिया दैट स्पीच रिफ्लेक्ट्स सम मिस्टिकल रेजोनेंस और हार्मनी कनेक्टेड विद थिंग्स इन द वर्ल्ड। डिंग डोंग थ्योरी।